एक मंत्रणा होती है। मंत्रणा के अंदर बादली गांव है जी। इधर वाला बादली नहीं, समयपुर बादली। समयपुर बादली के पास उनका डेरा था इसका सदाशिव राव का, और वहाँ पे मंत्रणा हुई थी। और उसके अंदर उन्होंने सूरजमल को घेरने की कोशिश की कि किसी ढंग से ये कोई ऐसी बात बोल दे जिससे हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म का आरोप जड़ सकें। अच्छा, वो मतलब सूरजमल को गिरफ्तार करना चाह रहे थे? हाँ, पानीपत के तीसरे युद्ध से ठीक पहले, क्योंकि ये जो उन्होंने लाल किला तहस नहस किया, इसका सूरजमल ने बड़े मुखर रूप से विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे बीच में समझौता हुआ है ये उसका शरेआम उल्लंघन है, और ये ऐसा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको कोई भी रसद वगैरह चाहिए, मेरे दरवाजे खुले थे, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे को कहते, अगर आपको वही कमी थी तो आप बताते, हम पूरी करते। तो इसका कोई कारण नहीं है। अब ये बात, उसका कोई उनके पास तर्क संगत जवाब तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई ना कोई किसी ढंग से इसको घेरो। तो उन्होंने जब मंत्रणा हुई उसमें पूछा कि आप बताइए सूरजमल, आप बताइए कि आप किस ढंग से युद्ध करना चाहेंगे। तो सूरजमल को पता था कि अगर तुमने कोई भी बात ऐसी की जिसमें ये कोई उसको बता दिया होगा पहले किसी मीन में निकाल सकें, तो ये तुम्हें करेंगे प्रॉब्लम। तो उसने बड़ा बढ़िया एक ये उनका जो उसमें वक्तव्य है वो बहुत एक समझदारी वाला है, और लोगों को उससे बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि मैं क्या सलाह दूँ, मैं तो एक छोटे जमींदार का बच्चा हूँ, और ब्राह्मण शिरोमणि पेशवा के भतीजे और पुत्र मेरे से सलाह ले रहे हैं, मेरा तो जन्म सफल हो गया। इससे बड़ी बात एक छोटे से जमींदार के बच्चे के लिए क्या हो सकती है। और मेरी सलाह तो वही है जो छत्रपति महाराज शिवाजी करते रहे थे कि आप अपने परिवारों को चाहे तो हमारे घर खुले हैं उनमें रखिए, चाहे तो आप उनको चंबल नदी से पीछे भेज दीजिए और छापामार युद्ध कीजिए उसके खिलाफ। अब इस बात को वो किस ढंग से बढ़ाएं, मतलब इसमें कोई ऐसी बात तो उसने कही नहीं जो इस पे आरोप लग सके। और साथ में उसको ये भी पता था कि ये लोग उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस समय तक अपने आप को बड़ा एक डिफरेंट लेवल का ताकत मानने लगे थे। वो कह रहे थे हम जंगे सुल्तानी करेंगे। ये बात पहले से ही सबको पता थी कि भाई सदाशिव ऐतिहासिक बोल थी उनकी, जंगे सुल्तानी। हाँ, छापामार में तो फिर भी वो परेशान कर देते अब्दाली को। वो यही काम फिर उसने किया ना अब्दाली ने जी। एक ही इस दौरान मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। अच्छा, वो सर प्रश्न बीच में छूट जाएगा। जब सूरजमल जी ने ऐसा कहा तो उसके बाद वो कैसे निकले वहाँ से? तो बस उसके बाद उन्होंने तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। उनको पता था कि ये बात आगे, ये जो हमारा भाईचारा है ये नहीं चलने वाला है, तो तैयार तो वो थे। तो इसके बाद उन्होंने अपने रूपराम कोठारी, जो उनके पंडित जी भी कहते थे उनको, क्योंकि वो ब्राह्मण थे जाति से, रूपराम कोठारी उनके प्रधानमंत्री भी थे सूरजमल के। हाँ, और उनके खजांची जाति से दलित थे। उनके खजाने के रक्षक चमार थे। बताइए। तो उन्होंने कोठारी को भेजा होलकर के पास कि जी आगे क्या करना है बताइए। तो होलकर ने कहा कि भाई हम अपना वचन निभाने की स्थिति में नहीं है, हम गारंटी नहीं कर सकते कि पेशवा का पुत्र और भतीजा क्या व्यवहार करेंगे आपके साथ। तो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें वो। मतलब वो सच्चा आदमी था होलकर। हाँ, होलकर और सिंधिया दोनों इस मामले में बिल्कुल उनका रिकॉर्ड सच्चा है। तो एक तरह से उन्होंने ये बता दिया भाई निकल लो। दूसरे शब्दों में होलकर और सिंधिया दोनों ने उनको यही बता दिया कि आप निकल लो। तैयारी उन्होंने पहले कर ही रखी थी। एक अपना दस्ता उन्होंने पहले ही फरीदाबाद के पास नियुक्त कर रखा था, और उन्होंने आदेश दिया कि भाई 3 बजे निकल जाओ, हम निकल जाएंगे। तो वो निकल गए। सुबह जब वो उठे मराठे तो पता लगा कि जी वो तो फरीदाबाद के पास पहुंच चुके हैं।
बस वहाँ से वो बात ख़त्म हो गई। वो वापस अपना सूरजमल तो अपने वापस आ गए डीग में, और बाकी उन्होंने दस्ते जहाँ जहाँ अपने तैनात करने थे कर दिए। पानीपत युद्ध का प्रॉपर युद्ध, इसके बाद तो अगली घटना युद्ध है, तो उसका जिक्र करने से पहले मैं बताऊं कि 58 में ये युद्ध होता है 61 की जनवरी में। 58 के नवंबर दिसंबर के महीने में मराठों का और अब्दाली का एक पहले भी युद्ध हो चुका था, जिसमें उनका कमांडर था दत्ता जी। अब ये जो दत्ता जी था, इसने बड़ा एक सफलतापूर्वक युद्ध किया था अब्दाली से। उस समय ये पहुंचा हुआ था अंबाला से भी आगे। तो जब उसका हरावल आया था अब्दाली का, तो उसके साथ इनका पहला मुकाबला हुआ था, जिसके अंदर शाह पसंद खान नाम का कमांडर था अब्दाली का, वो उसके हरावल को कमांड कर रहा था। तो उसमें दत्ता जी को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को भी वो सहन कर गया था। और उसके बाद अब्दाली क्रॉस कर गया था यमुना को, गंगा दोआब में चला गया था, और ये पीछे हटा, एक तरह से उधर अब्दाली गंगा के पैरेलल चल रहा है, ये भी उसके पैरेलल चल रहा है, और दोनों आ जाते हैं। वो गाजियाबाद के पास लोनी पहुंचता है और दत्ता जी पहुंच जाता है बरारी अभी भी है, जहाँ पे पुल भी है वहाँ। तो उस टाइम पहले वहाँ क्रॉसिंग थी, वहाँ युद्ध होता है। दत्ता जी काफ़ी कामयाबी से युद्ध करता है, लेकिन मराठों की किस्मत खराब थी कि वो वहाँ मारा जाता है, और उसके बाद उसकी सेना चली जाती। तो वो एक नमूना था सही युद्ध करने का मराठों के पास। लेकिन क्योंकि ये विश्वास राव और सदाशिव राव वहम का शिकार थे, जंगे सुल्तानी लड़ना चाहते थे, तो अब क्या होता है कि सूरजमल के साथ जब इनका बट जाते हैं, ये सूरजमल चले जाते हैं, तो ये लोग जाते हैं पहले कुंजपुरा पे कब्जा करते हैं। कुंजपुरा में तो किसी सिख सरदार का था ना? सिख तो इसके बाद आते हैं, इस युद्ध के बाद आते हैं। तो उस टाइम नवाब थे वो, ये उस जगह को कब्जा करते हैं। अब वो एक मीनिंगलेस एक्टिविटी थी। बहुत से मराठे इतिहासकार उसके बाद उसको एक वो स्ट्रेटेजिक मूव दिखाना चाहते हैं कि वो ये कारण वो कारण, कोई कारण नहीं था। ये गए वहाँ पे, इनके पास कोई एम नहीं था। अगर ये कुंजपुरा तक पहुँचे थे और इन्होंने कुंजपुरा पकड़ा था, तो इनको और आगे जाना चाहिए था, इनको सरहिंद को पकड़ना चाहिए था, और वहाँ पे फिर मोर्चा लेना चाहिए। हाँ, वहाँ पे रोकते उसको, या फिर ये और आगे जाते, सिखों के जो मिसल थे उनको अपने साथ लेते, और फिर उसके साथ और आगे जाके लाहौर और मुल्तान के एरिया में लड़ते। लेकिन दूसरा ये कहें कि भाई अगर आप कुंजपुरा में बैठे हैं, तो कोई भी सेना जो पंजाब से आ रही है वो गंगा को क्रॉस, यमुना को क्रॉस नहीं कर सकती, हार नहीं कर सकती। उस हालत में आपको वहाँ पे बंदा लगाना चाहिए, वो भी ये नहीं लगा पाए। तो जब अब्दाली आया, तो अब्दाली ने इनका जो एडवांस गार्ड था उसको हरा दिया, और अब्दाली गंगा क्रॉस कर गया। अब सवाल ये उठेगा आम श्रोता के मन में कि वो उधर से आगे गंगा क्यों क्रॉस कर रहा है, वो सीधा ही क्यों नहीं आ रहा है, हरियाणा के थ्रू अम्बाला करनाल होते हुए क्यों नहीं आ रहा है? तो जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले ही बात की, हमारा एरिया तबाह हो चुका था, इसमें हर रोज कोई ना कोई लुटेरा घुसा रहता था। ये तो मतलब 100 साल तक तो बेचारे डिस्टर्ब ही रहे हैं अलग अलग तरीके से। बुरा हाल रहा है। तो यहाँ पे रसद मिलने की संभावना नहीं थी। इतनी बड़ी सेना को अगर आप ला रहे हो, तो अब्दाली के पास इधर रसद में मिलने, अब्दाली को भी पता था कि तुमने यहाँ कुछ नहीं छोड़ रखा है। हाँ, वही तो लुटेरे थे, वो तो लुटेरों में से एक था। दूसरी तरफ गंगा दोआब में जो ऊपर वाला हिस्सा है सहारनपुर वगैरह का, रुड़की सहारनपुर वाला एरिया, वो सारा रोहिलों का एरिया था, पठानों का। वो तो अब्दाली के साथ थे। और वो उसके साथ थे, नजीबुद्दौला उसके साथ था। नजीबुद्दौला के नाम पे नजीबाबाद आज भी शहर है, वहाँ पे उसकी जागीर थी। तो उसको उधर रसद मिलने की और मदद मिलने की संभावना थी, इसलिए वो उधर से क्रॉस गए। अब क्या होता है कि ये घबरा जाते हैं मराठे। 25 अक्टूबर को जो है अब्दाली उधर से चल रहा है यमुना के उस साइड से, और ये कुंजपुरा से अब पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब्दाली का मूवमेंट ज़्यादा तेज़ है। तो 28 अक्टूबर को जब ये लोग पहुंचते हैं
इधर पानीपत के पास अब्दाली बागपत वाली जो क्रॉसिंग पानीपत और दिल्ली के बीच में है, वहाँ से क्रॉस करके और इनके रास्ते को काट देता है, दिल्ली वापसी के रास्ते को देता है काट। अब ये फंस गए पानीपत में, लेकिन फंसे इसलिए क्योंकि इनको युद्ध कला नहीं आती थी। देखिए अब्दाली जो है उसकी उम्र इनसे कहीं ज़्यादा है और वो बीमार भी है जी। उसके धीरे धीरे उसके अंग गल रहे थे, कैंसर हो गया था। उसको बीमार भी है और इनसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन अब्दाली चल रहा है अपने हरावल के साथ, यानी सबसे आगे वालों के साथ। और ये लोग चल रहे हैं एक बहुत बड़ा कैंप, 2 लाख के लगभग इनके साथ सिविलियन हैं, बीवी तो नहाने आए थे ना, बीवी बच्चे, ये सब तमाशा ही साथ लिए हुए ये युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इनका मूवमेंट भी बहुत स्लो है। अब्दाली इनसे 3 गुना स्पीड, अगर आप पूरे कैंपेन का स्पीड निकालें, स्पीड ऑफ मूवमेंट, तो अब्दाली की स्पीड ऑफ मूवमेंट मराठों की स्पीड ऑफ मूवमेंट से 3 गुना थी। अच्छा। मराठे एक दिन में चल रहे थे लगभग 20 किलोमीटर, वो एक दिन में 60-60 किलोमीटर कर रहा था। उसको तो वो जंग भी नहीं लड़ना चाहता था, जंग तो इन्होंने किया था वहाँ। एक्चुअली वो उसको कोई उसका इरादा भारत में सत्ता जमाने का नहीं था, वो तो यहाँ से लूट के ले जाया करता, उसका कोई इरादा नहीं था कि वो आगे बेमतलब में लड़े। ये मुल्तान ना जाते और उसके बाद अगर ये उसके सूबे में ना घुसते तो उसका इनसे कोई लड़ने का मतलब था।